नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे RN TV नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्रो फेस्टिवल का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों, आयोजकों और प्रशिक्षकों का हृदय से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। इस फेस्टिवल में 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलट शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहचान दिलाई। सीएम ने बताया कि टिहरी झील के आसपास भविष्य में अन्य गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने खिलाड़ियों और आयोजकों का अभिनंदन किया और कहा कि यह आयोजन राज्य के लिए गर्व और प्रसन्नता का भी विषय है। एग्रो फेस्टिवल का भव्य आयोजन सभी का आज इस चैंपियनशिप में और सच में बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन यहां पर देश दुनिया के आए हुए खिलाड़ियों ने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, अपना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मैं सभी खिलाड़ियों का, आयोजकों का, सभी प्रशिक्षकों का टिहरी की इस पावन धरती पर, जहां मां भागीरथी भी है, मां गंगा भी है, इस पावन धरती पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में इस प्रतियोगिता में आकर आप सबके बीच में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि जैसा हम सोचते थे कि एक दिन टिहरी में, इस टिहरी झील के कारण से जहां ऊर्जा उत्पादन के साथ अन्य गतिविधियां भी, यहां का पर्यटन भी, यहां का व्यापार भी और यहां की साहसिक जो क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं वो सभी यहां पर संपन्न होंगी। तो उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचकारी खेल से जुड़े हुए सच में सभी खिलाड़ियों के बीच में आना बहुत सम्मान की बात है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि एग्रो फेस्टिवल में विश्व के 11 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय पायलटों ने भाग लेकर इस प्रतियोगिता को, इस आयोजन को बहुत हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के विभिन्न राज्यों से आए हमारे 57 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से ये सिद्ध कर दिया कि भारत साहसिक खेलों के क्षेत्र में भी कमाल कर सकता है। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से उन्होंने 2014 के बाद खेलो इंडिया मूवमेंट शुरू किया, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम किया। आप सबको स्मरण होगा कि अब कोई भी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हमारे खिलाड़ी जब खेलने जाते हैं उससे पहले प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, हर प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं और जब वो पदक जीतकर आते हैं तब भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, फिर से मिलते हैं और अगर कहीं पदक जीतने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला टूटने नहीं देते हैं, उनको जो है हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले खेलों के क्षेत्र में जब चयन होते थे तो अनेक प्रकार का भाई भतीजावाद हावी होता था, सिफारिशें हावी होती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद इनमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, चयनों में चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो गई और उसी का कारण है कि आज विश्व का कोई भी मैदान हो, विश्व के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल हो, हर क्षेत्र में भारत के खिलाड़ी भारत का डंका बजाते हैं, भारत का तिरंगा शान से हर खेल के मैदान में लहराने का काम करते हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को मानसून से पहले सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले, इस बैठक में सीएम ने बताया कि लघु सिंचाई विभाग ने राज्य में 708 चेक डैम और 419 रिचार्ज स्पॉट्स बनाए हैं, जिससे लगभग 108.94 करोड़ लीटर भूमिगत जल का रिचार्ज होगा। वन विभाग को वनाग्नि रोकथाम की पूरी तैयारी करने, आवश्यक उपकरण और मानव संसाधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने वन पंचायत और स्थानीय लोगों से समन्वय बनाए रखने, फायर लाइन साफ करने और वन्य भूमि पर अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया। तो वहीं कोटद्वार के झंडी चौड़ स्थित राज्य के इंटर कॉलेज में वार्षिक उत्सव और फर्नीचर वितरण कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपनी विधायक निधि से 345 फर्नीचर विद्यालय को प्रदान किए, जिससे छात्रों को बेहतर सुरक्षित अध्ययन का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में छात्रों ने लोक नृत्य, देशभक्ति गीत, नाट्य और समूह नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही आपको बता दें, विभिन्न सरकारी विभागों के सूचना और सेवा स्टॉल भी लगे, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई गई। पूर्व में रितु खंडूरी भूषण ने विद्यालय में व्यायामशाला, 3 शेड, भोजन आवास और छत की मरम्मत जैसी परियोजनाएं भी पूरी की हैं। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने अपना जन्मदिन इस वर्ष भी सेवा, समर्पण और सामाजिक कार्यों को समर्पित करते हुए मनाया। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्होंने उदय रामपुर स्थित दीदी की पाठशाला का दौरा कर बच्चों से मुलाकात की, उन्हें ट्रैक सूट वितरित किए और बाल पुस्तकालय की व्यवस्था भी की। आज आप जैसे देख रहे हैं, मां कृति गौशाला पहुंचे हैं और सुषमा जखमूला जो इतना खूबसूरत यहाँ पर कार्य कर रही हैं। मुझे भी आज अपने जन्मदिन पर अवसर मिला कि मैं गायों के बीच में, जो हमारी माता है, गाय माता, उसके बीच में यहाँ पहुंची हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ सुषमा यहाँ काम करती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से करती आ रही हैं। 300 गाय करीबन इस बार देख रही है। मैं उनको बहुत धन्यवाद कोटद्वार वासियों की तरफ से और अपनी तरफ से देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतने सारे हमारे जो मूक जानवर हैं उनकी चिंता करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूंगी, एक बार जरूर यहाँ पहुंचिए और देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है और हम किस तरह से और कृति फाउंडेशन को और सुषमा जखमूला को मदद कर सकते हैं। जबरदस्त कार्य है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और सिद्धबली बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह का कार्य सुषमा कर रही है, हम सबको भी प्रेरणा दे वो कि हम भी इस तरह के कार्य करें और उनके लिए पूरी तरह से उनके लिए मदद करें और ये जो कार्य वो कर रही है ये और अच्छा हो और आगे बढ़े। धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन और कृषि उपकरण वितरित किए। कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी ने 82 पलूष और साथ ही सखी और ए हेल्प वर्कर के स्मार्टफोन प्रदान किए, जहां जिससे वे पशुधन और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दे सकेंगी। वहीं आपको बताते चले 1545 महिलाओं को कुदाल, खुरपी और साथ ही स्पेयर सहित श्रम करने वाले उपकरण भी दिए गए। गणेश जोशी ने कहा कि इससे महिलाओं का कार्यभार घटेगा और साथ ही समय पर बचत होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। परियोजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में ग्रामोत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं को मिले स्मार्टफोन, जिसके जरिए महिलाओं को देश की धामी सरकार हो, जिसे विभाग मेरे पास है, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार से हमारी महिलाओं का श्रम का बोझ कम हो। आज हमने श्रम न्यूट्रिकल किट व स्मार्टफोन यहाँ पर वितरित किए हैं, जिससे उनका श्रम कम लगेगा, टाइम की बचत होगी। वही स्मार्टफोन के माध्यम से आज हर चीज का डायरेक्शन रखा है, हर चीज ऑनलाइन है। जो हमारी प्रशिक्षित बहनें उनको हमने वितरित किए हैं
हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है, माँ मजबूत होती है, तो परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और मातृशक्ति को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस राज्य का निर्माण तो मातृशक्ति ने किया है। क्योंकि मेरे जन्मदिन के अवसर पर कल मेरा जन्मदिन है। आज यहाँ पे ग्राम उत्थान यानी कि रीप परियोजना जो है हमारी, जिसको हम रूरल एंटरप्राइज एक्सीलरेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कुछ हमने इस तरह के उपकरण खरीदे हैं जो कि CLFs को, BOs को, महिला समूह को वितरित किए जाने थे। तो हमने आज यहाँ पे लगभग जनपद देहरादून और हरिद्वार के 45 BOs को 1575 ड्रजरी रिडक्शन टूल्स और लगभग देहरादून और हरिद्वार की कुछ पशु सखियों को हमने स्मार्टफोन भी बांटे हैं। लगभग 42 के आसपास को बांटे हैं। तो माननीय मंत्री जी, जो हमारे विभागीय मंत्री हैं, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी भी यहाँ आए थे, तो उनके करकमलों से हमने ये वितरण कार्यक्रम यहाँ पे कराया है। और निश्चित रूप से जो ये परियोजना है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत तो वहीं भारतीय युवा कांग्रेस ने युवाओं को संविधान के मूल्यों पर आधारित नेतृत्व के लिए तैयार करने के उद्देश्य से NOB कार्यक्रम को आयोजित किया गया की शुरुआत भी की। वहीं इस संबंध में संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व में कार्यक्रम की अवधारणा, उद्देश्य और इसकी चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। बताया गया कि यह कार्यक्रम पदों की राजनीति से अलग है और प्रशिक्षण, फील्ड वर्क तथा निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से युवाओं को तैयार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ऐसे युवा नेतृत्व को आगे लाना है जो संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के ये पूरी तरह प्रतिबद्ध हो। मैं हरनीत कौर सह प्रभारी हूँ उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की। मैं पंजाब से हूँ और हमारे प्रभारी सुरभि जी जो कि महाराष्ट्र से हैं। जो आज हम एक प्रोग्राम ये लॉन्च कर रहे हैं नेशनल ऑफिस बेयरर्स का। ये प्रक्रिया पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नेशनल लेवल पे कमेटी बनती थी, जनरल सेक्रेटरीज, वो उनके काम के अकॉर्डिंग होता था। जो स्टेट्स में सबसे ज्यादा काम करते थे, हाईएस्ट परफॉर्मर रहते थे, उनको सिलेक्ट किया जाता था, उनकी इंटरव्यू होती थी। हम एक नेशनल ऑफिस बेयरर प्रोग्राम लॉन्च किया है जो इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा लाया गया है, ताकि जो जमीनी स्तर पर हम जो युवाओं हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, और अदरवाइज वो किसी जन आंदोलन से जुड़े हैं, किसी मुद्दे से जुड़े हैं और पूरा संघर्ष में, क्योंकि जो हमारे जननेता हैं श्री राहुल गांधी जी, वो लोगों के मुद्दे उजागर कर रहे हैं और वैसे ही वो चाहते हैं कि जो यूथ कांग्रेस में लोग आए वो जमीनी स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग आए जो काम करने वाले लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले हों, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाएं। तो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, NOB प्रोग्राम है, और इसको अगर जो अप्लाई के लिए हमारी www.iyc.in की जो साइट है उस पे जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं। और अदरवाइज हमने एक स्कैन भी दे रखा है जिसके थ्रू कोई भी अप्लाई कर सकता है युवा जिसकी आयु कम से कम 35 साल। तो वहीं रुड़की में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के नेतृत्व में लगाया गया, जिसमें 23 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैंप के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। कई छोटी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बड़ी और जटिल समस्याओं को संबंधित विभागों को भेजा गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले भर में ऐसे कैंप आयोजित किए जा रहे। छबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जाति ने कार्यक्रम की सराहना भी की। आज आदर्श ग्राम हमारे विधानसभा क्षेत्र के कांसीपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में हम सब लोग हैं और तमाम विभाग यहाँ आए हुए हैं। और ये जो विभाग आए हुए हैं ये यहाँ जनता की सुनवाई कर रहे हैं और जनता की सुनवाई कितने प्रभावी तरीके से हो पाए और कितने तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो पाए, शिकायतें कितने तरीके से, उन शिकायतों का निस्तारण किस तरीके से हो पाए, ये तो सोचने वाला विषय। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें विभिन्न विभाग आए हैं
और जनता की सुनवाई का काम कर रहे हैं। लेकिन कितनी समस्या सामने है? देखिए, अभी इसमें काफी समस्याएं, अभी तो हम लोग लगभग दोपहर हुई है, कैंप शाम तक चलेगा, तो इसमें काफी समस्याएं आई हैं और काफी समस्याएं और आने वाली है। अब शाम तक ही एग्जैक्ट फिगर आ पाएगी कितनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं को तत्काल निराकरण किया गया, कितनी समस्याओं को आगे के निराकरण के लिए स्थानांतरित किया गया, जनता को कितना फायदा। देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार जनता के द्वारा आती है तो जाहिर सी बात है, फायदा तो मिलता ही है। जिन लोगों की सुनवाई नहीं होती है, जैन साहब यहाँ बैठे सुनवाई के लिए, तहसीलदार साहब यहाँ बैठे, मैं भी कुछ समय यहाँ सुनवाई के लिए रहा हूँ, तो सुनवाई का फायदा तो होता है। माननीय प्राइम मिनिस्टर सर और सीएम सर के निर्देश अनुसार इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें आज ताशीपुर ग्राम पंचायत में न्याय पंचायत के लेवल पे आज जन जन की सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम को आज ताशीपुर गांव में रखा था। लगभग हमारे 56 शिकायत आए, बाकी 23 विभाग भी इधर अपना अपना स्टॉल के माध्यम से सूचना, साथ ही साथ कई रजिस्ट्रेशन का कार्रवाई किया है। उसके अलावा भी बाकी समस्या था गांव का, उसको सुनवाई किया गया और संबंधित को निर्देश भी दिया गया। ज्यादा से ज्यादा हमारा बिजली और निर्माण कार्य और कई पट्टे का पैमाइश का कार्य था। उसी से हमें तत्काल करने के लिए भी कई टीमों को बिजली का भी चेक करने के लिए भी आज ही तुरंत भेजा है। उसके बाद राशन कार्ड का भी था, उसको भी हमने कई लोगों का राशन आज बनवाया है, येलो वाला कार्ड, उससे उनका आयुष्मान वगैरह का कार्ड बने। इसके अलावा 2-3 जांच के लिए भी रिक्वेस्ट किया था और गांव में शराब का ठेका विरोध भी बहुत लोगों ने उठाया। वहाँ पर सर रास्तों में पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल होकर वहीं से गुजरते हैं। आपके कार्यालय को भी जो लिखित में शिकायत पत्र ग्रामीणों के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान। एक बार बीच में नायब तहसीलदार का लेवल पे मैंने टीम को गठित करके भेजा था उसका समस्या का समाधान के लिए, और उसके बाद भी अभी वो समस्या बनी हुई है। एक बार निस्तारण हो चुका था, अभी दोबारा उसको टीम को गठित करके हम भेज देंगे ताकि वो परमानेंट सोल्यूशन दे सके। सागर कंपनी का मामला है, क्या मामला? एक सागर कंपनी है इधर, उसमें काम करने वाले एक व्यक्ति है, उनको पेरोल पे है वो, बट उनको इलाज के लिए और सहायता चाहिए करके उनका घर का निवेदन था लेबर का, तो इसीलिए मैंने उनका नंबर निकाल के अब हम फॉलो अप करेंगे और ताकि उसमें रजिस्ट्री और रजिस्टर्ड तरीके से उनको क्या लेबर को स्वास्थ्य विभाग का सुरक्षा देना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर कानून से क्या हो सकता है उस तरीके से कहा। तो वहीं हरिद्वार में सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर अवैध इश्तहार प्रशासन के स्वच्छता अभियान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहर के हाईवे, मुख्य सड़कों और चौक चौराहों पर गुप्त रोगों और कमर्शियल विज्ञापन हर तरफ लिखे नजर आ रहे हैं। लोग बिना किसी अनुमति के दीवारों को रंगकर शहर की सुंदरता खराब कर रहे हैं। जिला प्रशासन हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे, लेकिन ऐसे अवैध विज्ञापन बड़ी बाधा बने हुए हैं। हरिद्वार के डीएम ने कहा कि ऐसे इश्तहार लगाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभी हमने रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या जो सार्वजनिक दीवारें हैं, ऑफिसेज की दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं। इसमें एनएच को और सभी विभागों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसमें विधिक कार्रवाई भी करें, और जो लोग डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का, उस पर लीगल एक्शन लेकर जुर्माना करें या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको सख्त करें। चिन्हित किया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 1-2 दिन में उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सरकार आपके द्वार अभियान के तहत विकासखंड कालसी की न्याय पंचायत कोटी में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रशासन की सीधी पहुंच ग्रामीणों तक दिखाई दी। वहीं मौके पर अपर सचिव हिमांशु खुराना और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में तत्काल समाधान किया। वहीं शिविर के माध्यम से 849 लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। 5 आयुष्मान कार्ड और 4 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। मेरा नाम राशि अली और इस लक्ष्मी मिली और ये बैंक वाला मैं इस शिविर में आया था और मेरे को यहाँ कृषि विभाग द्वारा और इसके लिए मैं कृषि विभाग उत्तराखंड सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार।
तो वहीं देहरादून पुलिस ने कई सालों से फरार विनोद उर्फ टिप्पन नाथ को कलियर झुग्गी बस्ती से गिरफ्तार किया। वो गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में जेल गया था और कोविड के दौरान 90 दिन की पैरोल पे रिहा हुआ था। वहीं पैरोल खत्म होने के बाद वह जिला कारागार में आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया। आरोपी ने भेष बदलकर, आपको बताते चले, भेष बदलकर झुग्गी बस्ती में रहना शुरू कर दिया। वहीं एसएसपी देहरादून ने भी सभी थाना प्रभारियों को फरार और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाने और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं विकासनगर में एक दुकान से सामान खरीदने को लेकर दो कश्मीर के युवकों और स्थानीय दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दुकानदार ने युवकों के साथ गाली गलौज की और मारपीट की, जिसमें एक युवक के सिर पर चोट आई। पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पीड़ित की शिकायत पर संजय यादव और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। विकासनगर थाना क्षेत्र में दो कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पांवटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं, और ये दोनों युवक भी इस दौरान छुट्टियों में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए, फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पांवटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहां पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। जो इसमें मेन अक्यूज था अभियुक्त संजय यादव, उसको हिरासत में ले लिया गया है और सुसंगत धाराओं में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको न्यायिक इसमें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अन्य जो भी इसमें बात साक्ष्यों के तौर पर आई, वो सभी सीसीटीवी फुटेज, अन्य चीजों को कलेक्ट किया जा रहा है और जो मेन इसमें अक्यूज था उसको अभी हिरासत में ले जाएगा। आगे की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि के विजन को साकार करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीन स्थलों को अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। फिलहाल अलग अलग थाना क्षेत्रों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य की 8.17 ग्राम स्मैक और 1 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया। तो वहीं सहसपुर के ढालीपुर गांव में 12वीं की छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। एसएसपी अजय सिंह, एसपी देहात और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचे और आरोपी सुरेंद्र की तलाश में जुटे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी हसिया लेकर आया था और युवती को इसी से मारकर मौत के घाट उतारा। शव गांव से लगभग 400 मीटर दूर मिला। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो मुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूरी एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हथियार टाइप का वो भी मिला था और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया, उस लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया। तो चेहरे पर सिर पर काफी निशान है घाव। जो आपको बताया कि जो ये हथियार खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्लम उसी के द्वारा वार भी किया गया है
और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी और उसकी ट्रेस आउट होने के बाद इसमें और चीजें स्पष्ट हो पाएगी। मुखबिर तंत्र सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अब देख रहे हैं, गांव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का वो तो प्रूफ हुआ है, आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था या क्या परिस्थितियां, नहीं थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। तो परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे एसपी रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई, मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर एसडीआरएफ भी मौके बुलाई गई थी? वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस उम्र में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कुछ। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत।